दोस्तों, तो आज की कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी। अपनी की गई गलती पर पछतावा करता है। उसकी गर्लफ्रेंड भी उसे छोड़कर उसके पैसों को लेकर भाग गई थी। वो बिल्कुल ही अकेला रह जाता है। दोस्तों, एक लड़की पढ़ लिख कर एक गवर्नमेंट टीचर बन जाती है और उसकी शादी भी एक प्राइमरी स्कूल के टीचर से हो जाती है। शादी होने के बाद लड़का पीसीएस एग्ज़ाम के क्वालिफाई कर देता है और एक अधिकारी बन जाता है। पीसीएस अधिकारी बनने के बाद वो लड़का अपनी पत्नी से कहता है कि तुम अब अपनी गवर्नमेंट टीचर की जॉब से रिजाइन कर दो और घर पर रहो और घर का रहकर मेरी सेवा करो, क्योंकि हमारे पास अब पैसों की कोई कमी नहीं है। लेकिन लड़की इस बात से राजी नहीं थी और दोनों के बीच मनमुटाव बढ़ जाता है। लेकिन फिर लड़की ही मजबूरन अपनी गवर्नमेंट टीचर की जॉब से रिजाइन कर देती है और घर पर रहने लगती है। लेकिन फिर इन दिनों की लाइफ में एक तीसरे व्यक्ति की एंट्री होती है, जिसकी वजह से लड़की ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। इनका सभी धन दौलत, बंगला, गाड़ी, सभी कुछ व्यर्थ रह जाता है। ये कहानी एक पारिवारिक जीवन से संबंधित है, जिसको सुनकर आप लोगों के भी बहुत सी बातें सीखने और समझने को मिलेंगी। लेकिन दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले बस आप एक लोगों से वही पुरानी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, वीडियो को भी लाइक कर लीजिएगा, जिसको मेरा हौसला बढ़ता रहे और मैं आए दिन एक अच्छी कहानी लाती रहूं और वीडियो बनाती रहूं। तो कहानी उत्तर प्रदेश की है, जिला मुरादाबाद की है। मुरादाबाद की रहने वाली एक लड़की जिसका नाम काव्या होता है। घर में माँ बाप के अलावा एक छोटा भाई भी था। काव्या के पिताजी एक सरकारी टीचर थे, तो वो अपनी बेटी को भी उच्च स्तर से पढ़ाते हैं। इंटरमीडिएट की परीक्षा पास करने के बाद काव्या ग्रेजुएशन की पढ़ाई करती है और ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद उसके पिताजी काव्या का बीएड में एडमिशन करा देते हैं और फिर गवर्नमेंट टीचर की तैयारी के लिए कोचिंग सेंटर भी भेजने लगते हैं। काव्या बहुत ही लगन और मेहनत के साथ पढ़ाई करती है और एक दिन उसकी ये मेहनत और भगवान की कृपा से वो एक गवर्नमेंट टीचर बन जाती है। काव्या बहुत मेहनती होती है। काव्या जब गवर्नमेंट टीचर बन जाती है तो उसके पिता भी बहुत खुश होते हैं कि उनकी बेटी ने अपने और मेरे सपने के आखिरकार पूरा कर दिया। अब वो सोचते हैं कि उनकी बेटी की लाइफ सेट हो चुकी है, क्यों ना अब काव्या की शादी कर दी जाए, वो भी अच्छा लड़का और अच्छा खानदान देखकर। कुछ रिश्तेदारों के माध्यम से पता चलता है कि मुरादाबाद का ही रहने वाला एक लड़का है जिसका नाम ऋतिक है और वो भी एक प्राइमरी स्कूल में टीचर था। रिश्तेदार के लोग काव्या के पापा से कहते हैं कि लड़का भी सरकारी टीचर है, दोनों की जोड़ी खूब रहेगी और बहुत अच्छा खानदान है। अब काव्या के पिताजी ऋतिक के घर जाते हैं। ऋतिक उनको बहुत पसंद आता है और ऋतिक के मम्मी पापा से बातचीत करके शादी की बात को आगे बढ़ाते हैं और अब ऋतिक के मम्मी पापा भी काव्या को देखने के लिए आते हैं। तो काव्या को एक ही नज़र में देखकर पसंद कर लेते हैं और शादी की तारीख तय कर दी जाती है। कुछ महीने बाद दोनों की शादी बड़े ही धूमधाम से
साथ कर दी जाती है। काव्या अपने ससुराल पहुंचती है। दोनों पति पत्नी अपना शादीशुदा जिंदगी बहुत अच्छे से गुजार रहे होते हैं। ऋतिक प्राइमरी स्कूल में पढ़ाने के साथ साथ ही पीसीएस एग्ज़ाम की तैयारी भी कर रहा था। शादी के कुछ समय बाद, लगभग 6 महीने बाद ही वो पीसीएस एग्ज़ाम देता है और बहुत अच्छे नंबरों से क्वालिफाई कर देता है। अब सरकारी टीचर से एक पीसीएस अधिकारी बन जाता है। सरकार की तरफ से एक बड़ी 4 पहिया गाड़ी और एक सरकारी ड्राइवर भी दिया जाता है। पैसा भी वो खूब बटोरने में लग जाता है। पैसों की अब कोई कमी नहीं थी। तो एक दिन ऋतिक सोचता है कि पैसा तो मैं खूब कमा रहा हूँ, लेकिन अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पा रहा हूँ, क्योंकि काव्या भी सुबह सवेरे ही अपने स्कूल में पढ़ाने के लिए चली जाती है और ऋतिक अपनी ड्यूटी के लिए निकल जाता है। दोनों ही अपने अपने जीवन में बहुत व्यस्त थे। दोनों को एक दूसरे में टाइम स्पेंड करने का कोई भी मौका नहीं था और ऐसे एक दूसरे को बहुत कम समय दे पाते थे। तो एक दिन अचानक ऋतिक काव्या से कहता है कि काव्या, तुम अब ये अपनी नौकरी को छोड़ दो और घर पर ही रहो, क्योंकि तुम नौकरी करके पैसा ही कमा रही हो और अब मेरे पास पैसा बहुत अधिक है। तुम्हें अब नौकरी करने की आवश्यकता नहीं है। बस घर रहकर मेरी सेवा करो, मेरी देखभाल करो, जो मैं कहूँ वही काम करो। काव्या से बात सुनती है तो बहुत गुस्सा हो जाती है। वो कहती है कि मैंने ये नौकरी अपनी मेहनत से हासिल की है और सिर्फ पैसों के लिए मैं ये नौकरी नहीं करती। मेरे पिताजी ने मुझे पढ़ा लिखा कर इस काबिल बनाया है, इस मुकाम तक पहुंचाया है कि मैं ये नौकरी नहीं छोड़ सकती। ये मेरा सपना था, मैं उसे ऐसा नहीं टूटने दूंगी। काव्या साफ साफ लफ्ज़ों में इनकार कर देती है। और दोस्तों, काव्या का फैसला भी सही था, लेकिन इस बात को लेकर दोनों के बीच मनमुटाव पैदा हो जाता है। ऋतिक को यार, दोस्त और रिश्तेदार भी बहुत समझाने की कोशिश करते हैं कि काव्या को देखो, तुम्हारी पत्नी एक सरकारी टीचर है, उन्होंने ये पोस्ट ऐसे ही हासिल नहीं की है। लोग बहुत मेहनत करते हैं तब इस मुकाम तक जाकर कहीं पहुंच पाते हैं, नहीं तो ऐसे ही रह जाते हैं। और पक्का मिलेगी भी या नहीं, इसका कोई गारंटी नहीं होता। तुम्हारी ये बात गलत है कि तुम काव्या को नौकरी छोड़ने के लिए मजबूर कर रहे हो। तुम ऐसा नहीं कर सकते। थोड़ा बहुत समय मैनेज कर सकते हो और तुम भी मैनेज करो और वो भी। इसे नौकरी छोड़ने जैसी कोई बात नहीं। जरा सी बात के लिए इतना बड़ा और कठिन फैसला मत लो। लेकिन ऋतिक के सर पर भूत सवार था। वो किसी भी बात को मानता नहीं और आखिरकार काव्या को ही मजबूरन होकर झुकना पड़ता है। अपनी सरकारी नौकरी से रिजाइन करना पड़ता है। अब वह घर पर ही रहकर अपने सास ससुर और पति की सेवा में लग जाती है। कहीं भी किसी समाज में भी मैनेज औरत को ही करना पड़ता है, औरत को ही झुकना पड़ता है और ये हकीकत है। अपने घर पर गृहस्थी को संभालने लगती है। दोस्तों, ऋतिक की जो ज्वाइनिंग हुई थी पीसीएस अधिकारी के लिए, वो 2013 में हुई थी और उसकी पहली पोस्टिंग भी मुरादाबाद में ही होती है। अब दोनों अपने जीवन को हंसी खुशी बिता रहे थे। ऋतिक शाम को अपनी ड्यूटी से आता है और अपनी पत्नी काव्या के साथ प्यार मोहब्बत के समय गुजारता। करीब 4 साल इनकी शादी को बीत जाते हैं। भगवान की कृपा से अब इनको एक बेटी भी नसीब होती है। परिवार की खुशी 4 गुना बढ़ जाती है। कुछ समय बाद ऋतिक लखनऊ में एक बंगला
खरीदता है और लखनऊ में ही अपने परिवार को शिफ्ट कर देता है। काव्या अपनी बेटी और सास ससुर के साथ लखनऊ में ही रहने लगती है। ऋतिक को अब हफ्ता 2 हफ्ते में अपने घर आता और अपने बीवी बच्चों के साथ थोड़ा वक्त गुजारता। कभी भी वो काव्या को शॉपिंग कराने के लिए ले जाता तो कभी अपनी बेटी को घुमाने के लिए ले जाता। लेकिन एक बार ऋतिक को काव्या के साथ एक शॉपिंग मॉल में जाता है। इस शॉपिंग मॉल में एक बेहद खूबसूरत लड़की काम करती थी। ऋतिक उस लड़की को देखता है तो उसे देखता ही रह जाता है। उस पर अपना दिल हार बैठता है और उसे पसंद करने लगता है। उस लड़की का नाम अनुपमा होता है, जो कि इस शॉपिंग मॉल में एक मैनेजर के तौर पर अपनी जॉब करती थी। काजल भी अब ऋतिक को देखती है तो उसके पैसों और पावर को देखकर उस पर फिदा हो जाती है। दोनों के बीच दोस्ती होती है और बातचीत शुरू हो जाती है और उनकी ये दोस्ती धीरे प्यार में कब बदल जाती है। अब ऋतिक को अब भी मौका मिलता है, वो अनुपमा से मिलने के लिए चला जाता है। लेकिन काव्या को इस सब की कोई खबर न थी कि उसका पति अब किसी और से प्यार करने लगा है। लेकिन कहते हैं ना कि प्यार को कितना ही छिपा लो ये छिपता नहीं, और ना ही एक दिन सच्चाई सबके सामने आ ही जाती है। और काव्या को भी पता चल जाता है कि उसके पति का अफेयर कहीं और चल रहा है, किसी और लड़की के साथ वो खुश है। ये सब जानने के बाद काव्या बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाती है और सोचती है कि मेरा पति आखिर ऐसा कैसे कर सकता है, वो किसी और से प्यार करने का भी कैसे सोच सकता है। काव्या खुद को ही कोसने लगती है, कहती है कि मैंने अपने पति के लिए अपनी नौकरी भी छोड़ दी, अब वो मेरी ज़िंदगी में करने के और के साथ रंगरलियां मना रहा है। इन्हीं सब बातों के चलते ऋतिक और काव्या के बीच भी कई दिनों से लड़ाई जारी थी। दिन प्रतिदिन झगड़ा होता रहता और एक दिन ऋतिक काव्या पर हाथ भी उठा देता है और गुस्से में बहुत ज़्यादा पीट देता है, जिसके कारण अपनी बेटी को लेकर अपने मायके चली जाती है। अपने घर पहुंचती है तो अपने माँ बाप को ऋतिक की काली करतूतों के बारे में सब कुछ बता देती है। ये सारे लोग काव्या की बातों को सुनकर उसके माता पिता भी बहुत ज़्यादा परेशान रह जाते हैं। सोचते हैं कि लड़का एक पीसीएस अधिकारी है, अगर उसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए भी सोचेंगे तो कोई ज़्यादा कार्रवाई भी नहीं होगी, कोई सुनवाई नहीं हो पाएगी। उसके पास बहुत पावर है। वो लोग मजबूर हो जाते हैं और अब अपने माता पिता के साथ ही काव्या रहने लग जाती है। ऐसा ही 4 और साल गुजर जाते हैं, लेकिन ऋतिक काव्या को लेने नहीं आता, ना उसकी कोई खैर खबर लेता है। अब काव्या कोर्ट का सहारा लेती है और अपने पति के ऊपर कई मामलों में केस दर्ज कर देती है। वो इंतज़ार में थी कि किसी बहाने तो ऋतिक उनसे मिलने के लिए आए, उसे समझे और अपने साथ दोबारा घर ले जाए, लेकिन केस करने से भी कुछ हासिल नहीं होता। बड़ा अधिकारी होने के कारण उनका केस कोई पकड़ना नहीं चाहता था और काव्या अब हार मान लेती है और निराश होकर अपने घर को लौट जाती है।
अपनी बेटी का पालन पोषण करने के लिए वो अपने घर से 2 किलोमीटर दूर एक स्कूल में बातचीत करती है पढ़ाने के लिए, और उसे एक टीचर के तौर पर नौकरी भी मिल जाती है। 12,000 रुपये की सैलरी से वो अपनी बेटी और अपना गुजारा करती है। माँ बाप भी उसकी कुछ कहते नहीं थे। पापा पहले ही अपनी नौकरी से रिटायर हो गए थे, तो वो अपना खर्च पेंशन से ही निकाल लेते थे। काव्या उस स्कूल में पढ़ाने के लिए जाने लगती है और सोचती रहती थी कि अगर मैंने अपनी नौकरी को ना छोड़ा होता तो आज मुझे ऐसे दर दर भटकने नहीं पड़ते। अगर मेरी नौकरी मेरे पास होती तो मैं अपना पूरा जीवन बड़े आराम से अपनी बेटी के साथ ही गुजार लेती, लेकिन अब मुझे किसी की तरह परेशानी और जिल्लत का सामना नहीं करना पड़ता। काव्या अपनी हौसला नहीं छोड़ती है और कड़ी मेहनत से अपनी नौकरी को करती है, अपनी बेटी का पालन पोषण करने में लगी रहती है। समय के ऐसे ही गुजर गया। जनवरी का महीना था। 2024 में ऋतिक के दोस्त की शादी थी और ऋतिक अपने दोस्त की शादी को अटेंड करने के लिए अपनी सरकारी गाड़ी से पहुंचता है। शादी में शामिल होने के बाद खाना वगैरह खाता है और आपस अपने घर जाने के लिए निकलने लगता है, लेकिन उसका दोस्त कहता है कि यार ऋतिक, सर्दी के दिन हैं, सड़कों पर कोहरा छाया हुआ है, इतनी रात को लौटना ठीक नहीं है, तू सुबह सवेरे घर चले जाना। दोस्तों, ऋतिक भी सोचता है कि ये ठीक ही कह रहा है। ऋतिक को शादी समारोह में बहुत ज़्यादा मान सम्मान दिया जा रहा था, क्योंकि वो एक सरकारी अधिकारी जो था। जल्दी उसके लेटने के लिए बिस्तर तैयार किया जाता है, लेकिन ऋतिक कहता है कि मैं अब यहाँ रुक ही गया हूँ तो आज रात सोऊंगा नहीं। कुर्सी पर बैठकर अपने दोस्तों की शादी को देखूंगा। सामने मंडप सजा हुआ था। पंडित जी मंत्र पढ़ रहे थे और ऋतिक का दोस्त अब फेरे ले रहा था। तो पंडित जी कहते हैं कि तुम दोनों पति पत्नी को 7 जन्मों तक एक दूसरे के साथ रहना है और सभी सुख दुख में एक दूसरे के साथ निभाना है। तभी सिंदूरदान होता है और दूल्हा अपने दुल्हन की मांग में सिंदूर भर देता है और शादी का प्रोग्राम अपने रीति रिवाज के साथ चल रहा था। और ऋतिक कुर्सी पर बैठे बैठे ये सारा कार्यक्रम अपने आँखों से देख रहा था और अपनी शादी को भी याद करने लगा था। ऋतिक को अब अपनी पत्नी काव्या की बहुत ज़्यादा याद आने लगती है। ऋतिक की आंखें नम हो चुकी थी, लेकिन आंसू नहीं निकल रहे थे। वो अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा रो रहा था। काव्या की याद में वो सोचने लगता है कि मेरी पत्नी काव्या अब किस हाल में होगी, मेरी छोटी सी बच्ची कैसी होगी, वो लोग कैसे अपना जीवन गुजार रहे होंगे। मैंने अपने ज़िंदगी में बहुत बड़ी गलती कर दी है। अपने दोस्त की शादी को देखकर उसे अपने बीते लम्हों की बहुत ज़्यादा याद आने लगती है और फिर अपने आप को रोने से रोक नहीं पाता। सभी के सामने फूट फूट कर रोने लगता है। वो कुछ लोग उससे पूछने की हिम्मत करते हैं कि सर आपको क्या हुआ, आप इतना इमोशनल क्यों हो गए हैं, आप ऐसे क्यों रो रहे हैं। तो कुछ लोग समझ जाते हैं, वो जानते हैं कि इनकी पत्नी इनके साथ नहीं रहती
और वो मुंह पर ही बोलने से नहीं कतराते हैं कि शायद उनको अपनी पत्नी की याद आ गई है, इसीलिए ये आज फूट फूट कर रो रहे हैं। ये बात तो सच थी कि ऋतिक की पत्नी उसके साथ नहीं रहती थी और उसे याद करते हुए ही आज अपनी की याद आ गई। गलतियों पर उसे रोना आ गया था। पूरी रात ऐसे ही गुजर गई थी। सुबह होते ही ऋतिक अपने ड्राइवर से कहता है कि आज मैं कहीं नहीं जाऊंगा, तुम गाड़ी को मेरी ससुराल ले चलो, मुझे मेरी बीवी बच्चों से मिलना है। अब ड्राइवर गाड़ी को काव्या के गांव की तरफ लेकर निकल जाता है। जैसे ही गाड़ी काव्या के गांव के नज़दीक आती है तो ऋतिक को काव्या सड़क पर ही अपनी बेटी के साथ पैदल जाते हुए दिखाई दे देती है, क्योंकि काव्या रोजाना ही स्कूल पढ़ाने के लिए पैदल जाती थी और अपनी बेटी का एडमिशन भी उसी स्कूल में करा रखा था। स्कूल घर से सिर्फ 2 किलोमीटर ही दूर था। ऐसे ही आया जाया करती थी। ऋतिक काव्या को देख लेता है तो गाड़ी को साइड में लगवा देता है और उतरकर काव्या के पास जाता है। अपनी बेटी को देखता है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। बेटी भी अपने पापा को पहचान जाती है, क्योंकि उसने अपने पापा को पहले भी अपने मम्मी को फ़ोन में फ़ोटो देख रखा था। वो करीब 8 साल की हो चुकी थी तो जल्दी पहचान जाती है। लेकिन जैसे ही ऋतिक अपनी बेटी के हाथ को छूने की कोशिश करता है तो उसकी बेटी अपनी माँ के पीछे छिप जाती है, क्योंकि वो जानती थी कि उसके डैडी अच्छे इंसान नहीं हैं। मेरी माँ को अकेला छोड़ दिया था और मुझे भी पापा का प्यार ना दे सके। ये सब बातें उसको उसकी माँ ने समझाई हुई थी। तो अब काव्या कहती है कि ये अपना रोने का ढोंग मेरे सामने मत रचो, यहाँ किस लिए आए हो। तो ऋतिक कहता है कि मुझे माफ़ कर दो काव्या, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ। तो काव्या गुस्से में कहती है कि तुम्हें मेरी क्या ज़रूरत है, मेरी क्या ज़रूरत आन पड़ी जो यहाँ चले आए। तुम्हारे पास तो सब कुछ है, धन दौलत बंगला गाड़ी और एक प्यार करने वाली प्रेमिका भी। मेरी क्या ज़रूरत है। 6 साल बाद तुम्हें आज ये बात पता चली है कि तुम मेरे बगैर नहीं रह सकते, जो तुम मुझे लेने के लिए यहाँ आ गए। ऋतिक चुपचाप खड़ा सभी बातें सुनता रहता है, लेकिन काव्या को कोई जवाब नहीं दे पाता। फिर थोड़ी देर बाद कहता है कि तुम मुझे कितने ही बुरा भला कह दो, लेकिन मैं आज तुम्हें यहाँ से अपने साथ ही लेकर ही जाऊँगा। तो काव्या कहती है कि तुम अपनी लाख कोशिश कर लो, कोशिश के बावजूद भी मुझे यहाँ से लेकर नहीं जा सकते। मैंने 4 साल तुम्हारा हर रोज़ इंतज़ार किया था, तुम्हें एक भी पल मेरी याद नहीं आई। मैंने अपने जीवन को अपनी बेटी के साथ रहकर जीना सीख लिया है। हम तुम्हारी झूठी हमदर्दी की कोई आवश्यकता नहीं। मैं खुद से इस समाज में अपनी बेटी को पाल रही हूँ। तुम्हें अब हमारे जीवन को दखल अंदाज करने की ज़रूरत नहीं है। अब आप यहाँ से जा सकते हैं। इसके बाद ऋतिक वापस लौट जाता है। ऋतिक घर आकर बहुत ज़्यादा दुख को कोसता है, अपनी की गई गलती पर पछतावा करता है। उसकी गर्लफ्रेंड भी उसे छोड़कर उसके पैसों को लेकर भाग गई थी। अब वो बिल्कुल अकेला रह जाता है।